वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ लोक एलिमेंट्स और ये मेरा उसका 4th पार्ट है। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टीज, नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। इस प्रॉपर्टी में बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं और इन क्वेश्चंस में से मैक्सिमम क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो हम चलिए हमारे मेन टॉपिक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, शॉर्ट में मैं इसे क्या कहूंगा, SEP। इसके बारे में हमने कहाँ लर्न कर रखा है, हमारे चैप्टर नंबर 3 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जहाँ एक सीरीज थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वहाँ पर थे ये सारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो पहले मैं आपको जल्दी से क्या समझा दूँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में। क्या है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? रियल में रिडक्शन पोटेंशियल है, रियल में रिडक्शन पोटेंशियल है। इनका जो सिंबल है वो है ई नोट। ई नोट के बाद यहाँ क्या आएगा, डिपेंड करेगा। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो यहाँ आएगा मेटल और यहाँ उस जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा +1 +2 +3 और यहाँ आएगा मेटल, यानी ये मेटल आयन इसमें चेंज हो रहा है, यानी M2+ आयन M में चेंज होगा। तो रिएक्शंस कौन सी हो जाएगी, M2+ आयन यदि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके M में चेंज हो रहा है तो ये रिएक्शंस कौन सी हो गई है, ये रिएक्शंस हो गई है रिडक्शन वाली। इसीलिए इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सारे क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। अब आते हैं दो चीज, या तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में होगी, जैसे 1.57 वोल्ट, 0.54 वोल्ट, इस तरह से इसकी वैल्यू होगी, और या इसकी वैल्यू नेगेटिव में होगी। नेगेटिव में जैसे -1.27 या -1.54, इस तरह से वोल्ट में होगी। तो दो वैल्यू पॉसिबल, या तो इनके आगे पॉजिटिव का सिंबल होगा, यदि कुछ नहीं है तो वो पॉजिटिव है, या इनके आगे नेगेटिव का सिंबल होगा। अब समझते हैं हम आगे, यदि किसी मेटल का, हम किसकी बात कर रहे हैं, मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स की बात कर रहे हैं। यदि किसी मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। इसका मतलब उसका रिडक्शन जो है, रिडक्शन हो जाएगा, उस मेटल का रिडक्शन हो जाएगा यदि वो वैल्यू पॉजिटिव में है। यदि पॉजिटिव में वैल्यू ज्यादा है, यहां मैं पॉजिटिव लिख देता हूं, यदि पॉजिटिव में वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब उसका रिडक्शन और ज्यादा फास्ट होगा। यदि मैं इन दोनों के वैल्यू में कंपैरिजन करूं तो ये वैल्यू जिस मेटल के लिए होगी वहां रिडक्शन फास्ट होगा और यहां रिडक्शन स्लो होगा, लेकिन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी यहां रिडक्शन हो जाएगा उन दोनों मेटल का। रिडक्शन होने का मतलब है कि उनका जो मेटल आयन है वो मेटल में चेंज हो जाएगा। रिडक्शन होने का मीनिंग क्या हुआ कि यदि वो आयन किसी पॉजिटिव चार्ज में है, +1 +2 +3 जो भी चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में चेंज हो जाएगा और उसकी मेटल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। उसकी जो मेटालिक फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल होगी कंपैरिजन टू इसके आयोनिक फॉर्म इन एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस की बात हो रही है। अब आते हैं सेकंड में, यदि किसी ट्रांजिशन मेटल्स या किसी भी एलिमेंट्स का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो रियल में रिडक्शन पोटेंशियल है, वो यदि नेगेटिव है, इसका मतलब है कि उसका रिडक्शन नहीं होगा। अब अगली एक और चीज है कि हमें मालूम है कि हम रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स में कन्वर्ट करते हैं, बस केवल क्या करें, साइन को कन्वर्ट कर दे। इस नेगेटिव को मैं चाहूं तो किस में चेंज कर दूं, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहां हो जाएगा 1.27, यहां 1.45। अब ये जो दोनों है ये क्या हो गए, अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गए हैं, और इन दोनों में आप चेक करोगे तो इनकी ये दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और इनकी पॉजिटिव में वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब यहां रिडक्शन तो नहीं होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और यदि ऑक्सीडेशन हो गया इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन
ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये रिएक्शन तो रिडक्शन वाली है, यानी ये रिएक्शंस नहीं होगी। उस कंडीशन में उसका जो मेटल का जो आयोनिक फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है उसके मेटालिक स्टेट से। तो क्या आया बेसिक कंसेप्ट, ये एसिपी या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो उसका रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शंस हो गया, इसका मतलब मेटल ज़्यादा स्टेबल है मेटल के आयोनिक फॉर्म के कंपैरिजन में एक्वा सॉल्यूशन में। यदि उसका ये एसिपी कैसा है, नेगेटिव है, इसका मतलब उसका मेटल की आयोनिक फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है मेटल की सॉलिड फॉर्म के कंपैरिजन में। तो यहाँ क्या लिख दूँ शॉर्ट में, अब एसिपी दी पॉजिटिव है तो इसका मतलब मेटल ज़्यादा स्टेबल है उसकी आयोनिक फॉर्म के कंपैरिजन में। और यदि ये नेगेटिव है इसका मेटल की आयोनिक फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है मेटल के कंपैरिजन में। और एसिपी पॉजिटिव है तो रिडक्शंस हो जाएगा, एसिपी नेगेटिव है तो रिडक्शन नहीं होगा। हम रिडक्शंस को लेके कंपेयर करेंगे, यानी जिसका एसिपी नेगेटिव है उसका ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शंस नहीं होगा। ये तो बच्चों हमारे पास क्या होगी, एसिपी से हम कैसे इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करेंगे। दी हमारे पास बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल्स के एसिपी दिए हुए हैं तो हम उनसे क्या क्या इंफॉर्मेशंस निकाल सकते हैं। बस आपको ये याद रखना पॉजिटिव और नेगेटिव के बेसिस वाली। अब चलते हैं बच्चों आगे, अब आगे चलते हैं हम ट्रांजिशन मेटल्स या किसी भी मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कैसे करते हैं। अब इसको मैं रिमूव कर रहा हूं बच्चों, क्या पढ़ने वाले हैं, आखिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कैसे करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। तो यहां हमारे पास अगला टॉपिक क्या है, मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ एसईपी। एसईपी का मेजरमेंट कैसे होता है, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं यहां पर, मेटल्स के लिए। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि जो मैक्सिमम मेटल है वो कैसी है, सॉलिड फॉर्म में होती है। फर्स्ट काम क्या करेंगे, हम इस मेटल को किस में चेंज करेंगे, गैस फेज में। तो मेटल का मतलब यहां एटम, इंडिविजुअल एटम आ जाएगा। तो किसी भी मेटल को सॉलिड से इंडिविजुअल गैसियस एटम में चेंज करने के लिए जो हम एंथैल्पी सप्लाई करते हैं उसे हमने ठीक इसके सेकेंड वीडियो में लर्न किया था, उसका नाम है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। उसका सिंबल क्या है, डेल ए एच है, और यहां हम उसे सप्लाई करेंगे। इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी या कम होगी वो किस पे डिपेंड करता है, इस मेटल के अंदर के मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुए तो ये एंथैल्पी हमें ज़्यादा सप्लाई करनी होगी। यदि मेटालिक बॉन्ड इस मेटल में वीक है तो इस एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी। अब मेटल गैस में चेंज हो गया है, अब हमें क्या काम करना है, इसको एम पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो क्या सप्लाई करेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। यदि मुझे इसको 2 में चेंज करना हो तो 2 प्लस हो जाएगा, यहां फिर क्या सप्लाई करूंगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड। यदि मुझे इसको +3 में चेंज करना हो तो यहां मैं क्या सप्लाई करूंगा, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी भी कौन सी फिजिकल स्टेट में है, ये गैस में है। और ये तीनों कैसी होगी, पॉजिटिव, यानी हम सप्लाई करेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया है, गैसियस आयन आ गया है। यहां से यदि मैं इस आयन तक जाता हूं और इसको मैं यदि वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो मेरे पास ये सारे फैक्टर यूज आएंगे। कौन कौन से, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सारे यूज आएंगे हमारे पास। और यदि मैं यहां तक जाता हूं, इसको वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं तो सारी एंथैल्पी कहां होगी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों आयनाइजेशन एंथैल्पी का रोल आएगा। अब इस आयन को हम जो ही वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयन क्या हो जाएगा, एम एक्वस 2+ या M3+ एक्वस। और जो ही एक्वस होगा तो इन दोनों कंडीशंस में क्या रिलीज होती है, यहां पर हाइड्रेशन एंथैल्पी HYDH, और ये नेगेटिव होगी। 2+ तो डाइवेलेंट आयन को डिसॉल्व करेंगे तो अलग हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगी, और ट्राइवेलेंट आयन को डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो अलग आयनाइजेशन एंथैल्पी रिलीज होगी या इवोल्व होगी। अब आते हैं यहां से लेकर यहां तक। मैं चाहूं तो ये प्रोसेस सीधा कर सकता हूं, यहां से यहां या फिर यहां से यहां। इसको मैं कह देता हूं डेल H, ये है
एंथैल्पी चेंज या चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, तो हमने 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में एक हमारे लो है हेस लो, कांस्टेंट हीट समेशन का है। वो क्या कहता है, किसी प्रोसेस को आप किसी भी मेथड से करो, आप सीधा कर रहे हो या मल्टीपल स्टेप में कर रहे हो, दोनों कंडीशन में चेंज इन एंथैल्पी सेम होता है। तो डेल एच क्या होगा, यहाँ पर डेल एच हमारे पास क्या किसके इक्वल, यानी ये प्रोसेस यहां जितनी भी एंथैल्पी चेंज हुई है उनके इक्वल होगा। तो यहां क्या लिख दूं, डेल एच, ये जो प्रोसेस हो रहा है, मैं इस प्रोसेस को डायरेक्ट करने में जो एंथैल्पी चेंज होती है वो इसको मल्टीपल स्टेप में मैं करूं तो जो एंथैल्पी चेंज हो रही है उसके इक्वल होगा। ये है हेस लो। तो यहां क्या होगा, ये पॉजिटिव आ गया, यहां क्या लिख दूं, IE1 प्लस IE2, यहां तक जा रहा हूं तो इन दोनों आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम कर देता हूं और यहां क्या लिख देता हूं, हाइड्रेशन एंथैल्पी, डेल HY/DH, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। अब आते हैं बच्चों मेन काम की चीज क्या है, समझते हैं। ये मेटल इस सॉलिड से इस एक्वस में चेंज होगा या नहीं होगा, ये डिसाइड करती है ये तीन फैक्टर, फर्स्ट, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड हमारे पास क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। कब क्या क्या होगा, यदि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा नहीं हो और जो रिलीज हो रही है वो ज्यादा हो, यानी इनमें जो डिफरेंस है वो नहीं के बराबर हो या ज्यादा डिफरेंस नहीं हो, तो जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं वो कौन कौन सी है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन IE1 प्लस IE2, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कौन सी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये नेगेटिव है और ये बाकी सारी कैसी है, पॉजिटिव है। तो क्या कंसेप्ट है, इन तीनों की वैल्यू कम होनी चाहिए और इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। कम का मतलब ये नहीं है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी के कंपैरिजन में यदि यानी यहां -5 हो या -15 हो तो ये पॉजिटिव में 10 होनी चाहिए, ये रिलेशंस नहीं है कि ये जो रिलीज हो रही है वो इससे ज्यादा होनी चाहिए। रिलेशंस क्या है कि जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, जो हम दे रहे हैं, उनकी वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज्यादा है, उस कंडीशन में ये प्रोसेस हो जाएगा। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है तो ये प्रोसेस हो जाता है। यदि ये प्रोसेस हो जाता है तो क्या हुआ, यदि ये प्रोसेस हो जाता है तो M2+ में चेंज हो जाएगा। यदि हो जाता है तो इसका क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। यदि इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। यदि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा और इसी रिडक्शन पोटेंशियल्स को ही हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये पूरा कंसेप्ट है बच्चों। ये तीन फैक्टर डिसाइड करते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। मैं IE3 में चेंज करता तो यहां मैं एक और आयनाइजेशन एंथैल्पी को ऐड कर देता। अब मैं थोड़ा सा आपको वापस क्या समझा दूं, ये वाला कंसेप्ट। यदि ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, यदि ये एंथैल्पी ज्यादा है, ये थोड़ी कम है, उस कंडीशन में ये पूरा प्रोसेस हो गया। होने का मतलब M जो है वो M2+ में चेंज हो गया। यदि ये चेंज हो गया इसका मतलब है कि क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन होने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है और इसी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मैं रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करूं तो पॉजिटिव का मैं क्या कर दूंगा, नेगेटिव। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव। और यदि इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल ही क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो फाइनल कंसेप्ट हमारे पास क्या आया कि यदि किसी मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और यदि उसका SEP कैसा है, पॉजिटिव है, तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो क्या होगा, उसका रिडक्शन होगा। अब इनमें इनका रोल बहुत है, मैं फिर कह रहा हूं,
यदि किसी का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसका ये प्रोसेस नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि या तो उसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पॉजिटिव में ज्यादा है, या उसकी फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम ज्यादा है, यानी हम जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो ज्यादा है, और जो रिलीज हो रही है वो हो सकता है कम हो या ज्यादा हो, लेकिन जो सप्लाई कर रहे हैं वो ज्यादा है या जो रिलीज हो रही है वो कम है। तो ध्यान रखना इस कंसेप्ट को कि जिसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है वहां हम जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो ज्यादा है, जो रिलीज हो रही है वो कम है। यदि किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब हम जो सप्लाई कर रहे हैं वो तो कम है और जो रिलीज हो रही है वो ज्यादा है। अब देखें आपके सामने एक टेबल आ रही है। इस टेबल में देखें, ये टेबल जो है वो 3D सीरीज के एलिमेंट्स की है, और इसमें एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और चौथा है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इन सब की वैल्यू मेंशन की हुई है। और उसके बाद उस मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी मेंशन किया हुआ है। इस टेबल में आप चेक करोगे तो मैं यदि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पे आऊं तो क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में यदि आप चेंज को चेक करोगे टॉप टू बॉटम आने पर, तो ये जो चेंज है ये रेगुलर नहीं है। कैसे? टाइटेनियम की जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो है 469, वेनेडियम की 515, यानी यहां तक इंक्रीज हुई है, लेकिन थर्ड में क्रोमियम में एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कम हो गई 398, मैग्नीज में और कम हो गई। इसका मतलब अब उसके आगे जाएं आयरन में तो ये वापस इंक्रीज हो गई है, कोबाल्ट की भी इंक्रीज हो गई है आयरन के कंपैरिजन में, निकल की थोड़ी इंक्रीज हुई, कॉपर की डिक्रीज हो गई, जिंक की तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत कम है। यानी 3D सीरीज के एलिमेंट्स में एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का जो वेरिएशन है वो रेगुलर नहीं है। सेकंड आप चेक करोगे इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी जो चेंजेस हो रहा है टाइटेनियम से जिंक वो रेगुलर नहीं है, कहीं तो डिक्रीज हो गई और कहीं वापस इंक्रीज हो गई। फर्स्ट में नहीं, सेकंड में यदि हम लोग चेक करें तो हमें ज्यादा इजी आइडिया मिल जाएगा। सेकंड में चेक करें, क्रोमियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो मैग्नीज से ज्यादा है, यानी मैग्नीज की एंथैल्पी कम हो गई, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयरन की मैग्नीज से ज्यादा है, कोबाल्ट की ज्यादा है, निकल की ज्यादा है, कॉपर की बहुत ज्यादा है, लेकिन जिंक की कम हो गई है। इसका मतलब यहाँ फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो वेरिएशंस है वो भी रेगुलर नहीं है, यानी जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं वो सारी की सारी 3D सीरीज में रेगुलर नहीं है, उसकी वैल्यू इरेगुलर है। और यही कंसेप्ट कहाँ लगता है हमारे पास, हाइड्रेशन एंथैल्पी में। हाइड्रेशन एंथैल्पी में चेक करोगे तो जिंक की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, जबकि ठीक इसके ऊपर कॉपर और निकल की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो लगभग सेम है। तो क्या हुआ कि इन जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को डिसाइड करने वाली एनर्जीज है, कौन कौन सी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटोमाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी, इन तीनों का जो वेरिएशन है 3D सीरीज में वो रेगुलर नहीं है। इसीलिए इन 3D सीरीज के जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो इस टेबल में मेंशन की हुई है वो भी रेगुलर नहीं है। स्टार्ट कहाँ से हो रही है, टाइटेनियम की वैल्यू है -1.63, उसके बाद आप चेक करोगे तो नेगेटिव में वैल्यू डिक्रीज हो रही है, उसके बाद तुरंत मैग्नीज की वैल्यू ज़्यादा हुई, फिर वैल्यू डिक्रीज हुई और कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। तो हम यही समझने वाले हैं इनकी वैल्यू कैसी होने वाली है। तो बच्चों मैं इस टेबल को वापस रिमूव कर रहा हूँ, और टेबल को रिमूव करने के बाद हम किस में आ जाते हैं, ट्रेंड्स इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, हमारे पास जो अगला है ट्रेंड्स इन M2+2M इन 3D सीरीज। ये क्या है सर, ये क्या लिखा है, यहां समझते हैं। इसका मतलब है इसका इसमें चेंज होने की टेंडेंसी। ट्रांजिशन मेटल्स में यदि किसी के ऊपर पॉजिटिव के 2 चार्ज है तो उसका मेटल में चेंज होने की टेंडेंसी ये इस रिएक्शंस को शो कर रहा है।
ये होगी या नहीं होगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये रिएक्शंस होगी या नहीं होगी। इसके लिए हमारे पास क्या है, SEP की वैल्यू है। मैं यहाँ लिखता हूँ टाइटेनियम की वैल्यू नहीं, स्कैंडियम की वैल्यू नहीं है, टाइटेनियम से स्टार्ट है। टाइटेनियम यहाँ लिखता हूँ टाइटेनियम, वेनेडियम, थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा बच्चों, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ नहीं लिखता हूँ, एक ही लाइन में आएंगे तो समझाना थोड़ा। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, और इनकी मैं अब क्या लिख रहा हूँ, SEP की वैल्यू बच्चों मेंशन कर रहा हूँ। और बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट बनने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले किसकी लिखें, टाइटेनियम की कितनी है, -1.63, वेनेडियम की कितनी है, -1.18, क्रोमियम की है -0.90, मैग्नीज की अचानक इंक्रीज हो गई है नेगेटिव में -1.18, ये सारी वैल्यू वोल्ट में है, ये सारी किसकी वैल्यू है, E2+ की, प्लस में चेंज होने की है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसका है ये, 2+ का M में चेंज होने का। अब आते हैं इसके बाद हमारे पास आयरन की है -0.44, कोबाल्ट की है -0.28, निकल की है -0.25, कॉपर की पॉजिटिव है, और जिंक की है -0.74 वोल्ट। ये सारी वैल्यू वोल्ट में है। अब बच्चों इसे समझते हैं क्या क्या कंसेप्ट बनने वाले हैं हमारे पास। फर्स्ट क्या है, नेगेटिव में क्या है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, इंक्रीज हो गई, तो ये एक एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन, उसके बाद नेगेटिव में वापस डिक्रीज होनी शुरू हो गई है, और ये दूसरा एक्सेप्शन, इसकी पॉजिटिव वैल्यू आ गई है। और तीसरा ये क्या है, -0.25 से और कम होनी चाहिए नेगेटिव में, लेकिन इंक्रीज हो गई है। यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है M2M का, वो कैसा है, इररेगुलर है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है नो रेगुलर ट्रेंड्स इन SEP ड्यू टू SEP इन 3D सीरीज, ड्यू टू रेगुलर ट्रेंड्स नहीं है, ड्यू टू द वेरिएशन इन एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी, इनमें जो वेरिएशन है वो भी कैसा नहीं है, ड्यू टू द इररेगुलर irregular variation in enthalpy of atomization, ionization enthalpy first and second, इनमें जो रेगुलर वेरिएशन नहीं है 3D में, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, इसलिए इनके जो SEP है वो भी रेगुलर नहीं है। सेकंड पॉइंट, इन जनरल क्या हो रहा है, SEP की वैल्यू जो है, एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो नेगेटिव में डिक्रीज हो रही है। इन जनरल द value of SEP less negative along the 3D series एक्सेप्ट, यही गड़बड़ है, एक्सेप्ट मैग्नीज में, मैग्नीज की ये रिएक्शन जो है समझना, रिडक्शंस वाले, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मेंशन कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन भूल जाता हूँ बच्चों, मैग्नीज 2++ 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीज। और कौन सी हमारे पास है, जिंक की 2++ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जिंक में चेंज होने की टेंडेंसी। और थर्ड हमारे पास है कॉपर, 2+2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में चेंज होने की टेंडेंसी, इसकी वैल्यू है नेगेटिव में 1.18, इसकी वैल्यू है नेगेटिव में 0.74 वोल्ट, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव है
0.34 वोल्ट, ये 74 है, 34 वोल्ट, ये गड़बड़ है। अब हम समझते हैं बच्चों इस 3D सीरीज में ये गड़बड़ क्यों है। फर्स्ट आते हैं मैग्नीज। यदि ये वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रिडक्शन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये प्रोसेस जो है ये रिडक्शन का है, यानी ये प्रोसेस नहीं होगा, ये प्रोसेस नहीं होगा। अब ये प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा है? ये प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो मैग्नीज है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2+ की स्टेट में वो 3d5 है, और वो कैसा है? एक्स्ट्रा स्टेबल है। इसलिए 3d5 वाला मैग्नीज 2+ आयन क्या होगा? रेड्यूस नहीं होगा। जिंक में आते हैं, जिंक का 2+ कैसा है? नेगेटिव है, यानी ये प्रोसेस भी नहीं होगा, यानी जिंक 2+ जिंक में चेंज नहीं हुआ, नहीं होगा। नहीं होने का मतलब क्या है? कि जिंक 2+ ज़्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 है। अब आते हैं कॉपर में। ध्यान रखना बच्चों, Mn2+ ज़्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि उसका 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है। जिंक 2+ का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में ज़्यादा है, इसका मतलब जिंक जो है वो रेड्यूस नहीं होगा, क्योंकि वो नेगेटिव में है Ap इसका। क्यों नहीं हो रहा है वो रेड्यूस जिंक 2+ आयन? क्योंकि जिंक 2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 है। अब आते हैं कॉपर में, क्या है? यानी जिंक और मैग्नीज, और इनमें क्या क्या कंडीशन है? मैग्नीज में मैग्नीज 2+ आयन ज़्यादा स्टेबल है मैग्नीज से, और जिंक 2+ आयन ज़्यादा स्टेबल है जिंक से। अब आते हैं कॉपर में। कॉपर के लिए ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने का मतलब ये प्रोसेस हो जाएगा, यानी रिडक्शन हो जाएगा, यानी कॉपर 2+ जो है वो कॉपर में चेंज हो जाएगा, यानी कॉपर जो है वो ज़्यादा स्टेबल है 2+ से, यानी कॉपर इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। अब क्वेश्चन आता है कि कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि कॉपर में ये जो अभी हमने जो पूरा प्रोसेस पढ़ा था M++ एक्वस वाला, ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कॉपर की फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो सम है वो बहुत ज़्यादा है। कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये बच्चों बहुत बार क्वेश्चंस आ चुका है, तो मैं ऊपर वाले पोर्शंस को रिमूव कर देता हूँ एक बार, और यहाँ मैं कुछ चीज़ें मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट क्या है? हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ Ap in Mn2+ and Zn2+ due to their D5 and D10 electronic configuration respectively। ये पहला पॉइंट हमारे पास है। जितनी नेगेटिव में होनी चाहिए उससे ज़्यादा नेगेटिव है, अचानक इंक्रीज हो गई, अचानक नेगेटिव में इंक्रीज हो गई। रीज़न क्या है? ये ऑक्सीडाइज, ये रेड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि इनका इसमें D5 है, वहाँ D10 है। सेकेंड हमारे पास क्या है? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ Sep इन कॉपर, ये काम का है ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ IE1 एंड IE2। कॉपर के केस में हम जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट और सेकंड, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। ये दो रीज़न है बच्चों, ये तीन हमारे पास क्या हुए? एक्सेप्शंस हुए। चौथा यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है। यदि मैं यहाँ से चेक करूँ आयरन से, तो -0.44 और यहाँ -0.28 हुआ, यानी यहाँ डिक्रीज बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन यहाँ डिक्रीज जो है वो उतना नहीं हुआ जितना आयरन से कॉपर में हो रहा है। इसका मतलब निकल 2+ थोड़ा बहुत स्टेबल है, कोबाल्ट 2+ जो है उसके कंपैरिजन में निकल 2+ ज़्यादा स्टेबल है।
या मैं ये कह दूं कि निकल 2+ भी स्टेबल है, जितना डिक्रीज होना चाहिए नेगेटिव में वैल्यू आनी चाहिए -2.20, लेकिन 2.5 है। इसका मतलब ये जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है कि ऑक्सीडाइज जल्दी हो जाएगा। तो निकल जल्दी ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब निकल +2 ज्यादा स्टेबल है। इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों, फर्स्ट पॉइंट को। क्या कह रहा है हमारे पास ये कि एक और क्वेश्चन आता है कि निकल की जो एसीपी वैल्यू है वो जो एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा नेगेटिव है। इसका मतलब है कि निकल 2+ की स्टेबिलिटी निकल के कंपैरिजन में ज्यादा क्यों है? तो इसका आंसर है कि निकल 2+ की वो एंथैल्पी जो रिलीज हो रही है वो ज्यादा है ड्यू टू हाई नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो निकल 2+ ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव है। Mn2+ ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसका D5 कॉन्फ़िगरेशन है। जिंक 2+ ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसका D10 है। ये नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब D10, नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ये जल्दी से ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी इसकी वैल्यू D5 इसका कॉन्फ़िगरेशन है। और निकल के लिए क्या है? इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव है। और कॉपर पे ध्यान रखना बच्चों, कॉपर का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा है, इसलिए कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है। अब बच्चों कॉपर पे हम कुछ और चीजें पढ़ते हैं। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं यहां से, ये सारा पोर्शन। और क्या है? कॉपर का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन नहीं होता। कॉपर के केस में जो ACP है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉपर का रिडक्शन हो जाता है कॉपर आयन का। तो कॉपर ++ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में चेंज हो जाता है। इसीलिए कॉपर जो है वो एसिड के साथ रिएक्शंस करके हाइड्रोजन गैस और सोल्ट का फॉर्मेशन नहीं करता। क्यों? मान लो यदि यहां कॉपर ले लूं और मैं यहां कौन सा एसिड लिख दूं, HCl लिख देता हूं। कॉपर के साथ कौन सा एसिड लिख दूं, HCl। तो क्या रिएक्शंस होनी चाहिए? CuCl2 + H2 गैस। यदि ये रिएक्शंस हो जाती है तो इस कॉपर पे चार्ज क्या है? 0। इस कॉपर पे चार्ज क्या है? ++। इसका मतलब कॉपर का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो कॉपर है वो कॉपर से 2+ में चेंज नहीं होता, क्योंकि इसका ACP कैसा है? पॉजिटिव है। तो कॉपर 3D सीरीज में कॉपर एक ऐसा मेटल है जिसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। कॉपर की रिएक्टिविटी 3D सीरीज में सबसे कम है और ये एसिड के साथ रिएक्शंस करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। लेकिन कॉपर की रिएक्शन किससे हो जाती है? दोज एसिड विच एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जो काम करते हैं उनसे रिएक्शंस कर लेता है, जैसे नाइट्रिक एसिड HNO3 या हॉट एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, इनके साथ रिएक्शंस कर लेगा। लेकिन यहां पर भी ये हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा, ये H2O बनाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहां पर, कॉपर की रिएक्शन किससे करवा दें? नाइट्रिक एसिड से करवा दें, तो क्या बनेगा? कॉपर नाइट्रेट प्लस क्या बनेगा? NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा? H2O। इसी तरह से यदि मैं कॉपर की रिएक्शन किससे करवा दूं? H2SO4 से। कौन सा H2SO4 लेना पड़ेगा? कंसंट्रेट, इसको हमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्या बनेगा? CuSO4 प्लस SO2 गैस प्लस H2O। अच्छा, ये दोनों रिएक्शंस क्यों हुई है? क्योंकि ये जो दोनों एसिड हैं ये एसिड की तरह यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो क्वेश्चंस क्या आता है? कॉपर की एसिड के साथ रिएक्शंस होके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, लेकिन 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं,
और तीसरा H2O है और एक NO या SO2 बन रहा है। इसका मतलब जो एसिड आपने यूज लिया है वो एसिड नहीं है, वहां पर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो क्या खत्म हुआ हमारे पास? खत्म हुआ बच्चों ये ट्रेंड, ये 2+ से M वाला, ये ट्रेंड, इसकी केमिस्ट्री पूरी हो गई। अब किसकी आ रही है? 3+ से, समझना, M 2+ में चेंज होने की, यानी इसका इसमें ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या है। तो बच्चों मैं जो अब बोर्ड पे लिखा हुआ है मैं इसको रिमूव कर रहा हूं और हम हमारे अगले टॉपिक पे चलते हैं। और ये सारे कंसेप्ट बच्चों काम के हैं। ये थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में, 1-2 बार आप लर्न करोगे, बुक से पढ़ के आके चेक करोगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएंगे। अब अगला हम क्या कहाँ चल रहे हैं? एससीपी में चल रहे हैं। कौन सा ट्रेंड से? अब 3+ का M2+ में, ये वाला ट्रेंड से। और इसमें क्या होगा? M3+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके M2+ में चेंज होगा। ये कब चेंज हो जाएगा? जब इसका एससीपी पॉजिटिव हो। और कब चेंज नहीं होगा? जब इस रिएक्शंस का एससीपी कैसा हो? नेगेटिव हो। अब मैं क्या काम करता हूं, केवल 6 मेटल हमारे पास है जिनका ये ऑर्डर हमारे पास है। वो 6 मेटल कौन कौन सी है मैं यहां मेंशन कर देता हूं। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट, इन 6 में कंपैरिजन है। इन सभी की मैं क्या लिख देता हूं? इन सभी की मैं ये लिख देता हूं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 3+ से M2+ वाला ये है। और इसकी वैल्यू क्या है इन सब के लिए? टाइटेनियम के लिए वैल्यू है -0.37, -0.37। वेनेडियम के लिए वैल्यू क्या है इसकी? 0. में है ये भी, नेगेटिव 0.28। क्रोमियम के लिए वैल्यू है -0.41। मैग्नीज के लिए पॉजिटिव में वैल्यू है 1.57। आयरन में है पॉजिटिव में 0.77 और कोबाल्ट में है हाईएस्ट पॉजिटिव में 1.97। ये सब वोल्ट में है। दिमाग फटाफट हम खोपड़ी लगाते हैं। यहां मैंने देखो बच्चों मेंशन किया है दी इसका जो एससीपी है, यदि ये पॉजिटिव है तो ये प्रोसेस हो जाएगा और यदि नेगेटिव है तो ये प्रोसेस नहीं होगा। तो इन तीनों में आए, इन टाइटेनियम, वेनेडियम एंड क्रोमियम, इन तीनों का एससीपी कैसा है? नेगेटिव है। इसका मतलब ये जो रिडक्शन का प्रोसेस है ये नहीं होगा, रिडक्शन नहीं होगा। यदि रिडक्शन नहीं होगा तो इन तीनों मेटल की चाहे टाइटेनियम हो, चाहे वेनेडियम हो, चाहे क्रोमियम हो, इन तीनों की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से ज्यादा स्टेबल है। ये काम का क्वेश्चन है बच्चों। शुरू के तीनों, स्कैंडियम को छोड़ दें, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इन तीनों का एससीपी नेगेटिव है। इसका मतलब एससीपी का मतलब कौन सा? रिडक्शन पोटेंशियल। इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, इसका मतलब इनका रिडक्शन नहीं होगा, यानी ये प्रोसेस नहीं होगा। और नहीं होगा इसका मतलब इनकी जो +3 स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल है +2 से। अब आते हैं इन तीनों में। इन तीनों का जो एससीपी है वो कैसा है? इन तीनों का एससीपी पॉजिटिव है। और इन तीनों का एससीपी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये प्रोसेस हो जाएगा। इसका मतलब जो है Mn3+ से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Mn2+ में चेंज हो जाएगा। ये तीनों हो जाएंगे। अब इसका मतलब इन तीनों में मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट, इन तीनों मेटल में +2 स्टेट ज्यादा स्टेबल है +3 से। ध्यान रखना बच्चों, शुरू के जो 3 एलिमेंट्स हैं उनकी +3 ज्यादा स्टेबल है +2 से, और बाकी के जो 3 हैं उनकी +2 ज्यादा स्टेबल है +3 से। अब बच्चों एक यहां 2 क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, 3 क्वेश्चंस क्या बनते हैं? फर्स्ट आए हम लोग और तीनों काम के क्वेश्चंस है बच्चों। अब इसको रिमूव कर देता हूं। यहां पहला क्वेश्चंस क्या बनता है?
कि इसकी जो मैग्नीज की M3+ से M2+ में चेंज होने की जो ACP है वो पॉजिटिव में ज़्यादा क्यों है? ज़्यादा है इसका मतलब ये रिएक्शन फास्ट होती है, पॉजिटिव में है इसका मतलब रिडक्शन जो है वो फास्ट होता है। यानी मैग्नीज जो है वो 3+ से जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn2+ में चेंज होता है। रीज़न क्या है? यहाँ कॉन्फ़िगरेशन D4 है और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन D5 है। तो मैग्नीज 3+ आयन जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn2+ में रेड्यूस्ड हो जाता है क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर D5 है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? अब बच्चों मैं इसको भी रिमूव तो नहीं कर सकता, यहाँ आता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये फर्स्ट क्वेश्चन है, काम का है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो आयरन है, आयरन का जो ACP है कौन सा वाला, M3+ से M2+ में चेंज होने का, वो पॉजिटिव तो है लेकिन कम है, लेस पॉजिटिव है। क्या है? लेस पॉजिटिव है। और यहां बच्चों एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट आएगा आपके पास। आयरन का जो ACP है, इन तीनों में कंपैरिजन करो तो आयरन का जो पॉजिटिव में ACP है इन दोनों से कम क्यों है? यानी आयरन इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत फास्ट रेड्यूस्ड नहीं होता। Fe3+ जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe2+ में चेंज तो होगा, लेकिन इस रिएक्शंस की जो स्पीड है, जो रेट है, वो कैसी है? स्लो है। देन Mn3+ का 2+ में चेंज होने का और कोबाल्ट 3+ का 2+ में चेंज होने की रेट से स्लो है। इसका रीजन बच्चों धांसू है और वो क्या है कि जो Fe3+ है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो D5 है और आयरन का है वो D6 है। और यहाँ से आपके दिमाग में एक क्या चीज़ आएगी कि Fe3+ हाफ फील्ड d ऑर्बिटल है, फिर भी इसकी स्टेबिलिटी कम है D6 से। D6 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, +2 मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट की +2 ज़्यादा स्टेबल है। तो Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन D6 है, फिर भी इसकी स्टेबिलिटी Fe3+ जिसका कॉन्फ़िगरेशन D5 है उससे ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ही डिसाइड नहीं करेगा ACP। ACP डिसाइड करने में तीनों फैक्टर काम आते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी के अलावा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये तीनों कंसीडर होते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि इसमें चेंज होने की जो रेट है वो स्लो क्यों है, धीरे धीरे चेंज क्यों आता है? ड्यू टू लिटल स्टेबिलिटी ऑफ D5 कॉन्फ़िगरेशन इन Fe3+। Fe3+ में D5 है इसलिए धीरे धीरे चेंज होता है क्योंकि जो है वो थोड़ा बहुत स्टेबल है, जबकि Mn3+ में D4 है तो जल्दी से D5 में चेंज हो जाता है। तो ये दूसरा कंसेप्ट लगा बच्चों हमारे पास। तीसरा कंसेप्ट हमारे पास क्या है वो मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, इसको बच्चों अब रिमूव कर देता हूँ। याद रखना ये जो शुरू के 3 है इनकी +3 ज़्यादा स्टेबल है और इनकी +2 ज़्यादा स्टेबल है। अगला और काम का कंसेप्ट, तीसरा कंसेप्ट क्या है? क्रोमियम जो है, क्रोमियम 2+ से 3+ से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्रोमियम 2+ में चेंज नहीं होता है, जबकि यहां क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो D3 है। तो D3 जो है वो स्टेबल क्यों है? तो बच्चों अगले चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो मेटल हैं उन मेटल में के अप्रोच में जब लिगेंड आते हैं, वाटर एक लिगेंड का काम करता है, या लिगेंड आने पर ये जो 5d ऑर्बिटल हैं, अभी इन पांचों की एनर्जी सेम है, हम इन्हें बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। लेकिन अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये जो डीजेनरेसी है ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स में अलग अलग तरीके से डिवाइड हो जाती है। तो और ये ऑक्टाहेड्रल में है।
क्या है ये अगले चैप्टर में आएगी। तो यहाँ जो 5d ऑर्बिटल थे ये दो पार्ट में टूट जाते हैं, इसे कहते हैं Eg और इस पार्ट को कहते हैं T2g। और D3 के केस में ये तीनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, T2g में, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, और ये कैसे हैं, ये वैकेंट है। तो कंसेप्ट क्या लगता है कि क्रोमियम 3+ में जो D3 कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल क्यों है, ड्यू टू हाफ फिल्ड T2g3 Eg0 कॉन्फ़िगरेशन। ये हम वहीं पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे हुआ, ये हाफ फील्ड हो गया, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है और Eg कैसा है, वैकेंट है। ये क्या हुआ कि जो D के जो 5 ऑर्बिटल थे वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए हैं, यहाँ 3 ऑर्बिटल और ऊपर 2 ऑर्बिटल, इसे कहते हैं T2g और इसे कहते हैं Eg। ये कहाँ होगा, जब ये क्रोमियम किस तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए जिसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए, वहाँ ये इस तरह से टूट जाता है। तो क्रोमियम 3+ स्टेबल क्यों है, याद रखना क्रोमियम 3+ में D3 कॉन्फ़िगरेशन है, फिर भी ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसका T2g3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो खत्म क्या हुआ बच्चों, हमारे पास बच्चों खत्म हो गया ट्रेंड्स इन +3 M+3 /+2 के ट्रेंड्स हमारे पास, रिएक्टिविटी यानी ये 3+/2+ के ट्रेंड्स हमारे पास खत्म हो गए हैं। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है बच्चों, इन सबको मैं रिमूव कर रहा हूं। अब क्वेश्चंस क्या है, दो मेरे पास आयन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, दोनों के आयन का, लेकिन उनमें से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक रेड्यूसिंग एजेंट है। कौन कौन है हमारे पास, Cr2+, ये क्वेश्चन है बच्चों, Cr2+ का, और मैग्नीज में भी कौन सा है हमारे पास है, मैग्नीज का है 3+, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी D4 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी D4 है। कैसे, जैसे मैं क्रोमियम का लिखूं तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 25, यहाँ लिख दिया हमने आर्गन तो 18 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्सेप्शंस वाला है, एक s का इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, 2+ के चार्ज है तो एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया और एक यहाँ से गया, तो क्या हो गया 3d4। अब आते हैं मैग्नीज, यहाँ मैं मैग्नीज कर देता हूँ, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 26, इस पे कितना चार्ज है +3, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 6 और यहाँ कितने हैं 2। 3+ का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए एक यहाँ से गया, क्रोमियम का है 25, यहाँ 3s2 यहाँ 3d5 है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए एक यहाँ से चला गया, तो यहाँ भी कितने हो गए हमारे पास 4 हो गए हैं। तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d4, लेकिन ये क्या है, ये बहुत बढ़िया रेड्यूसिंग एजेंट है, रेड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब इसके खुद का क्या होता है, क्रोमियम 2+ का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ये जल्दी से किस में चेंज हो जाता है 3+ में। क्यों होता है, क्योंकि 3+ में इसका D3 कॉन्फ़िगरेशन है और वहाँ T2g3 Eg0 वाला कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए क्रोमियम 2+ से क्रोमियम 3+ में जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये बहुत बढ़िया क्या हुआ, रेड्यूसिंग एजेंट हुआ। इसी तरह से ये जो हमारे पास मैग्नीज है ये 3+ है और ये क्या है, बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब इसका खुद का जल्दी से क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। Mn3+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn2+ में चेंज हो जाता है, चेंज यानी इसका क्या हो गया, रिडक्शन। क्यों हुआ, क्योंकि जो Mn2+ है वो D5 कॉन्फ़िगरेशन रखता है। तो ये बच्चों हमारे NCERT में भी क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम में भी आता है। इन दोनों में 3d4 सेम है, लेकिन एक तो रेड्यूसिंग एजेंट है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या खत्म हुई, ट्रेंड्स इन M, दोनों तरह के ट्रेंड्स हमारे पास खत्म हो गए। ट्रेंड्स इन M2+/M और M3+/M,
अब बच्चों इसी का टॉपिक ये है, और वो क्या है, ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ। अब स्टेबिलिटी आ रही है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन स्टेबल करता है, इसको बच्चों मैं रिमूव कर रहा हूं। अगला जो टॉपिक हमारे पास है, मैं उसका नेम पहले यहां मेंशन कर देता हूं, और वो क्या है, ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। किस एलिमेंट की 3D सीरीज में किस एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है और वो क्यों है। तो मैं यहां क्या लिख दूं, सबसे पहले 3D सीरीज के एलिमेंट, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। टाइटेनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो वो कौन सी शो करता है, हाईएस्ट को मैं यहां लिख देता हूं, टाइटेनियम शो करता है +4, वेनेडियम करता है +5, क्रोमियम +6, मैग्नीज +7, आयरन हाईएस्ट +3 है, कोबाल्ट की हाईएस्ट +2 है, और ये जो तीनों एलिमेंट है इनको फिर मैं उड़ा देता हूं क्योंकि ये +2 ही शो करते हैं, केवल +2। टाइटेनियम की, अच्छा, इनकी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल इन केस ऑफ हैलाइड और ऑक्साइड, यानी इन एलिमेंट्स की जो हायर स्टेट है वो कौन सी कंडीशंस में स्टेबल होती है, जब ये या तो हैलाइड बनाए या ये ऑक्साइड बनाए। जैसे टाइटेनियम किसी भी हैलोजन के साथ जुड़ जाए, यहां टाइटेनियम क्या शो करेगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। वेनेडियम की यदि आपको +5 स्टेट शो करानी है तो आपको वेनेडियम की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ करानी होगी। दूसरे जो हैलोजन है वो वेनेडियम की +5 स्टेट को स्टेबल नहीं कर सकते। अब आते हैं क्रोमियम की यदि आपको +6 स्टेट शो करनी है तो क्या बनाना पड़ेगा आपको, क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड। इसके अंदर क्रोमियम क्या शो करेगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बच्चों मैग्नीज में आते हैं। मैग्नीज की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है, और वो +7 फ्लोरीन में शो नहीं होती। फ्लोरीन में तो केवल क्या शो होती है, +4 वाली। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ जुड़ने पर मैग्नीज अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और वो है ऑक्सीजन, Mn2O7। और यहाँ Mn पे चार्ज क्या है, +7 है। एक कंपाउंड है जिसमें ये मैग्नीज +7 शो करता है, लेकिन उसमें भी साथ में ऑक्सीजन है, वो है MnO3F। यहाँ इस पे +7 चार्ज तो है, लेकिन केवल फ्लोरीन स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, साथ में कौन है, ऑक्सीजन भी है। उसके बाद कौन है हमारे पास, आयरन है। आयरन के बहुत सारे कंपाउंड बन जाते हैं +3 में हमारे पास, जैसे है FeCl3, FeX3 लिख देता हूँ, FeX3। आयरन के जो हेलोजन है किसी के साथ जुड़ जाएगा तो ये क्या शो कर देता है, 3 चार्ज शो कर देता है। इसी तरह से कोबाल्ट जो है उसके साथ फ्लोरीन जुड़ना चाहिए, COF3, तब ये क्या शो करेगा, अपनी +3 स्टेट शो करता है। तो हमने क्या चेक किया है कि 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली हैलोजन या ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद शो करते हैं। उसमें भी कौन सा हैलोजन ले, फ्लोरीन में वो पावर है कि ये मेटल की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन यहीं पर और काम का क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या है कि फ्लोरीन में ऐसी कौन सी एबिलिटी है कि फ्लोरीन इन मेटल की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल कर सकता है, यानी उस स्टेट में उनके साथ ये कंपाउंड बना सकता है। तो फ्लोरीन के साथ ऐसी एक प्रॉपर्टी है, और वो क्या है, वो बच्चों हम यहां पढ़ते हैं। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं यहां से, और क्या है टॉपिक का नाम हमारे पास, द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू
to stabilize the higher oxidation state of metals is due to, क्या रीजन है? फर्स्ट एक, इन आयोनिक कंपाउंड, यदि वो कंपाउंड आयोनिक है तब क्या लगेगा? ड्यू टू हाई लैटाइस एंथैल्पी। यदि वो कंपाउंड आयोनिक है उस कंडीशन में वो कंपाउंड स्टेबल क्यों है? क्योंकि वहां पर लेटाइस एंथैल्पी ज्यादा है, फ्लोरीन और उस केटायन के बीच का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और उस अट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाती है। सेकंड बी में हमारे पास क्या है? इनकोवेलेंट। जैसे एग्जांपल लेटाइस का दे दूं मैं COF3, COF3 जो स्टेबल है उसके पीछे रीजन क्या है कि CO और F3 के बीच का की लेटाइस एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। इनकोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर क्या है? ड्यू टू हाई MF बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जैसे CrF6, वेनेडियम M5, ये स्टेबल क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो क्रोमियम और फ्लोरीन का बॉन्ड या वेनेडियम और जो फ्लोरीन का बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होते। तो यानी ये कंपाउंड स्टेबल है और इसमें क्रोमियम और वेनेडियम क्या शो कर रहे हैं? अपनी +5 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाते हैं। तो हमारे पास क्या हमने पढ़ लिया कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ यदि ट्रांजिशन एलिमेंट्स बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहती है और उस स्टेट में वो कंपाउंड बना सकते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा कि फ्लोरीन में ऐसी एबिलिटी क्यों है? दो अलग अलग रीजन है, वो डिपेंड करता है कि वो कंपाउंड्स कौन सा है। आयोनिक है तो फ्लोरीन के केस में लेटाइस एंथैल्पी ज़्यादा होती है और कोवेलेंट है तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। अब बच्चों एक और कंसेप्ट लगने वाला है और वो क्या है? ऑक्सीजन में ऐसी कौन सी एबिलिटी है और वो क्यों समझा रहा हूँ मैं आपको, इसको मैं बच्चों अब रिमूव करता हूँ। ये पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था मैग्नीज का। मैग्नीज अपनी +7 स्टेट जो है वो फ्लोरीन के साथ शो नहीं करता, यहाँ तो +4 ही करता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ शो कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करने में ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन जो है वो सुपीरियर है देन फ्लोरीन। ये काम का क्वेश्चन है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन इन दोनों में मेटल की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल बहुत बढ़िया तरीके से कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। तो ऑक्सीजन में ऐसी क्या एबिलिटी है? वो दो एबिलिटी तो है ही है जो A और B वाली है। फर्स्ट क्या हमारे पास है? आयोनिक कंपाउंड में लेटाइस एंथैल्पी ज्यादा होगी, कोवेलेंट कंपाउंड में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। और थर्ड रीजन क्या है? ड्यू टू एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विथ मेटल। ये काम का है। ऑक्सीजन क्या कर सकता है? मेटल के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। जैसे मैं Mn2O7 की स्ट्रक्चर लिखूं तो ये है Mn2O7 की स्ट्रक्चर। यहां जो बॉन्ड बन रहे हैं ये कैसे बन रहे हैं? ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड बन रहा है। इसीलिए ऑक्सीजन क्या काम करता है? एक ऑक्सीजन जुड़ने पर इस Mn पर +2 चार्ज आता है क्योंकि ये दो बॉन्ड बन रहे हैं। और फ्लोरीन के केस में क्या है? फ्लोरीन के केस में केवल हेलोजन सिंगल बॉन्ड बना के जुड़ता है।
हेलोजन जब सिंगल बॉन्ड बना के जुड़ेगा तो इस एक फ्लोरीन के कारण इस Mn पे चार्ज केवल क्या आएगा, +1 आएगा। तो अगली जो मेन प्रॉपर्टी क्या है, ये क्वेश्चन आ जाए कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज्यादा सुपीरियर कौन है मेटल की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करने में, तो आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। क्यों ऑक्सीजन ज्यादा सुपीरियर है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास मल्टीपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है मेटल के साथ, जो फ्लोरीन के साथ नहीं है। बच्चों क्या खत्म हुआ हमारा, ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब एक इसी में एक थोड़ा सा टॉपिक और बचा हुआ है और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। अब मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं और वो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, और वो क्या है, वो कॉपर का है बच्चों। हमें मालूम है कि कॉपर जो है वो किस में चेंज नहीं होता, कॉपर 2+ में चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ जो कंसेप्ट लग रहा है वो क्या है, कॉपर के कंपाउंड्स में है। ये हमारे पास 4 कॉपर के कंपाउंड है, CuCl2, CuBr2, CuF2 और CuI2। इन चारों में ये जो 3 कंपाउंड है ये स्टेबल है और ये कैसा है, अनस्टेबल है। अब क्वेश्चन आता है इसका, ये क्यों है, तो इसका आंसर्स क्या याद रखना, क्यूप्रिक आयोडाइड जो है वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल का रीजन क्या है कि इन चारों में क्या चीज कॉमन है, Cu2+ आयन, क्या डिफरेंट है, हेलोजन। तो यहाँ हेलोजन में गड़बड़ है, और वो क्या है कि जो CuI2 में, जो CuI2 में है, इन CuI2 I- जो है वो क्या है, इज ए गुड रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट है। रेड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जो अगले का रिडक्शंस कर देते हैं या खुद का ऑक्सीडेशंस होने देते हैं। यानी I- का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ये I- जो है वो I2 में चेंज हो जाता है। ये I2 में क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि I- की जो साइज है वो बहुत बड़ी है और इसके इलेक्ट्रॉन पर इसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शंस कम है, ये जल्दी से बाहर निकल जाता है। तो क्या रिएक्शंस होती है, CuI2 जो है वो Cu2I2 प्लस I2 में चेंज हो जाता है। यहाँ चार्ज क्या था, +2, यहाँ चार्ज क्या है, 2I पे -2, तो 2 Cu पे +2, तो एक पे क्या चार्ज हुआ, +2, क्या हो गया इसका, ये Cu+2 से Cu+1 में चेंज हो गया। ये केवल कहाँ होगा, CuI2 क्यूप्रिक आयोडाइड के साथ होगा। बाकी जो तीनों हैं वो स्टेबल है। ये तीनों स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर F- अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा Cu2+ को, यहाँ Cl- भी नहीं देगा, और यहाँ Br- भी अपना इलेक्ट्रॉन Cu2+ को नहीं देगा। ये पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर एक और क्या बनता है, वो एक्वस कंडीशंस का है। तो ये CuI2 का हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास बनता है, उसके बाद ये बच्चों ये पार्ट खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन है कि इन एक्वस कंडीशन आउट ऑफ Cu+ एंड Cu++, which is more stable and why? कौन ज्यादा स्टेबल है और क्यों है, ये काम का क्वेश्चन है। तो यहां पर हम क्या लिखें, इन हमारे पास यहां क्या है, कहां गया, इन एक्वस कंडीशन, समझना, in aqueous condition Cu++ is more stable than Cu+ due to high negative hydration enthalpy of Cu++। ये इसका रीजन है, ये पहला हुआ। अब क्वेश्चंस क्या है कि क्यों है, वो भी हो गया, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है। अब बच्चों मैं ऊपर का पोर्शन रिमूव कर रहा हूं। मान लो किसी वाटर के अंदर Cu+ आयन है,
तो वो Cu+ आयन किस में चेंज होने की ट्राई करेगा, Cu2+ में। मान लो कि वाटर है, वाटर के अंदर कौन सा आयन है, Cu+ आयन, तो ये किस में चेंज होने की ट्राई करेगा, Cu++ में। तो इस Cu को Cu++ में चेंज करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, इसको एक सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें सप्लाई करनी होगी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो ये हमने सप्लाई कर दी। सप्लाई करने के बाद अब ये जो Cu++ आयन है ये हमने सप्लाई करी है, ये पॉजिटिव है। अब ये जो Cu++ है ये जब वाटर के साथ क्या शो करेगा, हाइड्रेशन करेगा, तो जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है जो अब और रिलीज हुई, क्योंकि Cu+ की हाइड्रेशन एंथैल्पी कम थी, Cu++ की ज्यादा थी, तो जो हाइड्रेशन एंथैल्पी यहां रिलीज हो रही है उसकी वैल्यू हमने यहां जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सप्लाई करी है उससे ज्यादा है, इसीलिए Cu+ आयन किस में चेंज हो गया, Cu++ में। मान लो कि हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए यहां जो एनर्जी सप्लाई करी वो 10 सप्लाई करी, और 10 सप्लाई करने के बाद ये Cu++ में चेंज हो गया। अब इस Cu++ की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है जो रिलीज हुई है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हो रही है वो है -15। तो होगा क्या, रिलीज कितनी हुई 15, हमने सप्लाई कितनी करी 10, तो ये 10 जो हमने सप्लाई करी है यहां पर वो यहां के 10 से कंपनसेट हो गई है और उससे ज्यादा ही रिलीज हुई है। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज्यादा रिलीज होती है जितनी हम कंज्यूम करते हैं। तो यहां पर हमारे पास लाइन क्या है, अब यहां मैं इसको रिमूव करता हूं बच्चों। लास्ट लाइन हमारे पास है, क्या है, because the hydration enthalpy of Cu++ much more negative than Cu+, अब काम की है which more than compensate in ionization enthalpy of Cu+। जो हमने Cu के सेकेंड आयनाइज या Cu लिख देते हैं, जो Cu की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में हमने जितनी एनर्जी खर्च करी है, सप्लाई करी है, उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है। इसीलिए क्या काम होता है, Cu+ वाटर में काम की लाइन डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन शो करता है, डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन शो करता है, ये काम का है। और Cu++ ऐसे दो Cu आ जाएंगे, दोनों Cu, जैसे ये लिख देता हूँ Cu+, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज करके इसको दे देगा, एक को रिलीज करेगा तो यहाँ ये गेन करेगा, तो ये Cu से क्या हो जाएगा, प्लस से Cu में चेंज, और ये Cu से Cu+2 में, तो क्या बनेगा, Cu+, दो Cu+ मिलके क्या बना देंगे, एक तो Cu और एक Cu++। यहाँ से यहाँ आने पर क्या हुआ है, रिडक्शन, और यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। दोनों प्रोसेस एक ही एलिमेंट का हो जाए और एक ही स्टेट में हो जाए तो वो रिएक्शंस क्या हुई है, डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शंस हो गई है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आज जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। फिर कहता हूँ ये जो आज हमने पढ़ा है ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो 3 काम जरूर करें, कौन कौन से, लाइक करें, शेयर करें, और जो तीसरा है वो आपको मालूम है, और अपने यदि अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। थैंक यू बच्चों।